बट आइल्स को क्रैक कैसे किया जाए? देखिए, आइल्स को क्रैक करना बहुत सिंपल है मगर बहुत डिफ़िकल्ट भी है। आप ये नहीं कह सकते कि आइल्स को आप 5-6 दिन की कोचिंग ले लेंगे या 10-15 दिन की आप कोई तैयारी कर लेंगे ऐसे करके तो आप क्लियर कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता, राइट। आपको अगर आइल्स क्लियर करना है तो आपको पूरी एक डेडिकेशन देनी पड़ेगी, एक टाइम देना पड़ेगा अपनी स्केड्यूल में से, अपने टाइम में से, अपने जो भी सारे स्केड्यूल्स हैं उसमें से आपको आइल्स को एक अलग तरह से थोड़े 3-4 घंटे दिन में देने पड़ेंगे। अगर आप वो दे सकते हैं तो आप आइल्स ज़रूर क्लियर कर सकते हैं, राइट। तो चलिए बात करते हैं आइल्स के बारे में कि आइल्स है क्या। सबसे पहले सब आप जानते हैं कि आइल्स की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। आइल्स 2 तरीके का होता है, एकेडमिक एंड जनरल ट्रेनिंग। एकेडमिक जो होता है वो किया जाता है कि अगर किसी ने बाहर पढ़ने जाना है, स्टूडेंट वीज़ा पे जाना है, तो वो एकेडमिक आइल्स करता है। और जीटी आइल्स वो करते हैं जिन्होंने पीआर, परमानेंट रेजिडेंसी या इमिग्रेशन पर्पज़ के लिए अप्लाई करना है अपना वीज़ा, वो जीटी आइल्स करते हैं, राइट। आइल्स के 4 मॉड्यूल्स रहते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। लिसनिंग एकेडमिक एंड जीटी में सेम होता है, रीडिंग में थोड़ा डिफरेंस होता है, राइटिंग का टास्क 1 जो होता है वो डिफरेंट होता है एकेडमिक जीटी में, टास्क 2 सेम होता है, स्पीकिंग सेम होती है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले फॉर्मेट से कि आइल्स का फॉर्मेट क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कि एग्ज़ाम फॉर्मेट कैसे होगा। देखिए, एग्ज़ाम फॉर्मेट जब होता है, एग्ज़ाम देने आप जाते हैं तो 3 मॉड्यूल्स, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, वो 1 दिन में होगा एंड स्पीकिंग हो सकता है 1-2 दिन बाद या 1-2 दिन पहले भी हो सकती है आपकी। बात करते हैं लिसनिंग की। लिसनिंग के अंदर जैसे मैंने बताया आपको, एकेडमिक जीटी के लिए सेम है, 40 क्वेश्चंस, 4 सेक्शंस, राइट। और 30 मिनट की रिकॉर्डिंग चलेगी जिसके अंदर आपको साथ साथ सुनना है और साथ साथ अपने क्वेश्चन पेपर पर आंसर्स लिखने हैं। आफ्टर दैट रिकॉर्डिंग आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे आपकी जो भी आंसर्स लिखे हैं उसको आंसर शीट पे ट्रांसफ़र करने के लिए, राइट। एंड क्वेश्चंस कई तरीके के हो सकते हैं। क्वेश्चंस फिलअप्स होंगे, 1 वर्ड, 2 वर्ड्स, 3 वर्ड्स, 4 वर्ड्स, मैच द फॉलोइंग, कंप्लीट द स्टेटमेंट्स, इन टाइप्स के मैप्स, फ्लो चार्ट्स, ये सारे टाइप के लिसनिंग में क्वेश्चंस रहेंगे आपके। हर एक सेक्शन में 10 से 12 क्वेश्चंस रहते हैं, राइट। तो 4 सेक्शंस, 40 क्वेश्चंस, अप्रॉक्सीमेटली लगा के चलो कि 10 क्वेश्चंस इन ईच रहेंगे, राइट। हाय सोहम, हाउ आर यू? थैंक्स अ लॉट यार। एंड बात करते हैं रीडिंग की। रीडिंग में आपको मिलेगा 1 घंटा, 40 क्वेश्चंस, 3 पैसेजेस फॉर एकेडमिक एंड 4 से 5 पैसेजेस फॉर जीटी, राइट। अब वो 40 क्वेश्चंस जो होंगे आपके और वो 1 घंटा जो होगा, वो पूरा 1 घंटे में ही आपने क्वेश्चंस ढूंढने भी हैं और साथ के साथ अपने आंसर शीट में भी लिखना है। बहुत बार ये होता है कि लिसनिंग में जैसे आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं, वैसे आपको रीडिंग में कोई भी मिनट एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। तो स्टूडेंट्स ज़्यादातर क्या करते हैं कि जो भी उनका आंसर है वो पहले क्वेश्चन पेपर में लिखते रहते हैं और ये सोचते हैं कि आखिरी के 5-10 मिनट में हम अपने आंसर शीट पे ट्रांसफ़र कर लेंगे वो क्वेश्चंस को, बट वो नहीं हो पाता, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको जो क्वेश्चन मिल रहा है साथ के साथ आंसर शीट में उसका आंसर लिखिए। रीडिंग के अंदर, लिसनिंग मैंने आपको बताया 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे, मगर रीडिंग में साथ के साथ आप लिखिए आंसर। एंड अगर आपको कोई मान लीजिए क्वेश्चन नहीं मिलता तो आप उस पर सर्कल कर लीजिए क्वेश्चन पेपर में एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाइए, राइट। मिस्टर पटेल, आप बोल रहे हैं आपको क्वेरीज हैं रीडिंग के बारे में, तो आप पूछ सकते हैं मेरे से जो भी क्वेरीज हो अगर आपको। मिस्टर गुरजीत सिंह, ओके, बहुत बढ़िया यार। अगर आपको रीडिंग इजी लगती है, नाइस फॉर यू, बट कईयों को नहीं लगती, तो मैं इसीलिए इसके बारे में बता रहा था।
आपको अगर किसी भी चीज़ में डिफ़िकल्टी है तो आप बताइए मुझे, मैं अगर बन पड़ेगा मैं आपको ज़रूर अपने हिसाब से आपको उसके बारे में बताऊंगा कि क्या उसकी टिप्स रहेंगी। तो रीडिंग के अंदर आंसर साथ के साथ लिखिए, वेट मत कीजिए कि मैं आखिरी के 5 मिनट में कर लूँगा या आखिरी के 10 मिनट में कर लूँगा या ऐसे कुछ। मिस्टर तीर्थ पटेल रिकमेंड स्पेसिफिक बुक फॉर आइल्स रीडिंग। देखो मिस्टर पटेल, आइल्स की अगर आपने रीडिंग की कोई ऐसे स्पेसिफिक बुक करनी है, देखो तो सबसे पहले मैं को ये बोलूँगा कि आप कैम्ब्रिज सीरीज़ कीजिए, 1 to 11 चल रही है, पहले 1 to 9 थी, 10 भी आ गई, अब 11 भी आ गई, पहले वो कंप्लीट कर लो, ठीक है। उसके बाद आप अगर वो करेंगे 11 कैम्ब्रिज की, जिसके अंदर हर एक के अंदर 4 टेस्ट हैं, तो 44 to 45 तो टेस्ट वो हो गए, राइट। एंड उसके बाद तो यार आप अगर नेट पे सर्च करें, हाई टाइम यार 21st सेंचुरी है, बहुत टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आप सर्च कीजिए आपको अबंडेंस ऑफ रीडिंग्स मिलेंगी। तो कोई स्पेसिफिक बुक अगर आपको रेकमेंड करनी है तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कैम्ब्रिज की सीरीज़, जो कि जिसके बेस पर ही एग्ज़ाम आएगा, राइट। एंड आफ्टर दैट अगर आपको और कोई सीरीज़ चाहिए, कुछ चाहिए, तो आप बस प्रैक्टिस करते जाइए करते जाइए करते जाइए, नेट से आपको जितना भी मटेरियल मिले आप कीजिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट होगी आपकी, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ, जो कि है राइटिंग। राइटिंग के अंदर मैंने जैसे आपको बताया कि 2 टास्क होते हैं, टास्क 1 एंड टास्क 2। टास्क 1 जो है एकेडमिक के अंदर, जैसे हम सब जानते हैं, कोई चार्ट होगा, कोई टेबल होगा, कोई फ्लो चार्ट होगा, कोई बार ग्राफ हो सकता है, ये सब आपने 150 से 180 वर्ड्स के अंदर लिखना है। एंड जो टास्क 2 होता है, टास्क 2 होता है हमारा कोई भी एक ऐसे, आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर एक ऐसे आ जाएगा एंड आपने उसके ऊपर 250 से 300 वर्ड्स के बीच के अंदर अंदर लिखना है। तो ये होता है हमारा टास्क 2। एंड जीटी की बात करूँ तो टास्क 1 जो है वो डिफरेंट होता है। जीटी के अंदर टास्क 1 जो है सिंपल, एक कोई भी फॉर्मल या इनफॉर्मल लेटर आती है, राइट। राइटिंग की अगर कोई टिप दूँ आपको, तो राइटिंग की टिप ये रहेगी कि अपनी वोकेबलरी अच्छी रखिए, अपनी ग्रामर पे फोकस रखिए, रेपिटिशन मत कर वर्ड्स की। आप अगर पॉइंट को रिपीट करते जाएंगे तो वो अच्छा नहीं है, पॉइंट्स को कम से कम रिपीट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने पॉइंट्स डालिए। और एक बड़ा ही ज़्यादा मिथ है ये एक गलत नॉलेज स्प्रेड हुई है कि जितनी ज़्यादा हाई वोकेबलरी आप डालेंगे उतना ज़्यादा आपका बैंड स्कोर होगा। ऐसा नहीं है, आप सिंपल रखिए, आप बिल्कुल राइटिंग को सिंपल रखिए। अगर आप अपने ऊपर ये चीज़ को रखिए कि अगर आपको एक ऐसा टास्क मिल जाए, ऐसा आपको कोई लेटर मिल जाए कि थैंक यू मिस्टर पटेल, हाँ, आपकी जो रिकमेंडेशंस है वही हमें हेल्प करती है, हाँ, थैंक यू फॉर सच पॉजिटिव फीडबैक। सो कमिंग बैक कि अगर आप अपने ऊपर ये रखें कि अगर आपको कोई ऐसा पैसेज मिल जाए या ऐसा कोई आपको लेटर मिले जिसके अंदर बहुत ही डिफ़िकल्ट राइटिंग लिखी हो, तो क्या आपको वो पढ़ने में मज़ा आएगा? नहीं, ठीक है। उस चीज़ को पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आएगा जो बिल्कुल सिंपल है एंड येट इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो अगर वो चीज़ लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो वोकेबलरी अलग रखिए, रिपीट मत कीजिए, मगर ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा साइंटिफिक या बहुत ज़्यादा मुश्किल वर्ड्स डालने हैं। सिंपल वर्ड्स डालेंगे मगर ग्रामर अच्छी रखेंगे, रेंज वोकेबलरी की अच्छे रखेंगे, रेपिटेशन नहीं करेंगे, जो आपसे पूछा गया टास्क में उसको मेंशन करेंगे अगर, तो आपके बैंड्स बिल्कुल अच्छे आएंगे। मैंने ऐसे बैंड्स आते देखे हैं जिनकी बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं मगर ग्रामर की गलती नहीं है, वोकेबलरी अच्छी है, रेपिटेशन नहीं है, वर्ड लेंथ पूरी करी है, सब कुछ जो भी रिक्वायर्ड है, टास्क अचीवमेंट सारा कुछ अचीव किया है, उनके अच्छे बैंड आए हैं। मगर कई ऐसे भी होते हैं जो कि बस वोकेबलरी पे फोकस करते रहते हैं। आप बुक में से 5-10 वर्ड्स पढ़ लेंगे, 50-60 वर्ड्स पढ़ लेंगे, आप वो लिख देंगे, ठीक है, मगर आपको ये नहीं पता कि ग्रामर उसके साथ क्या लगनी है, उस वर्ड का मतलब क्या है, वो वर्ड को एग्जैक्टली यूज़ कहाँ पे करना है, ठीक है। तो वो चीज़ जो है, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनके फिर बैंड्स नहीं आ पाते, जो कि बोलते हैं कि हमने तो बहुत अच्छा यूज़ किया, बहुत अच्छा यूज़ किया। और कई सेंटर्स ये टीचर्स भी यही बोलते हैं कि वो मुश्किल से मुश्किल वर्ड डाल दो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सिंपल वर्ड्स डालिए, रिपीट मत कीजिए, वोकेबलरी अच्छी रखिए, ग्रामर अच्छी रखिए, टास्क को जो पूछा गया है वो सब रखिए, तो आपके बिल्कुल बैंड्स आ जाएंगे, कोई रोक ही नहीं सकता बैंड्स आने से आपको, राइट। मूव ऑन करते हैं लास्ट मॉड्यूल की तरफ, जो कि है स्पीकिंग। स्पीकिंग देखिए,
3 एकेडमिक जीटी दोनों सेम है, मैंने बताया आपको। स्पीकिंग 3 पार्ट्स में होगी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 सिंपल इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस, ठीक है, आपके बारे में, फैमिली के बारे में, शहर के बारे में, कंट्री के बारे में, हॉबीज़, कलर्स, सिटीज़, फूड, सिनेमा, मूवीज, स्पोर्ट्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एंड एट्सेट्रा, इट गोज ऑन, राइट। पार्ट 2 इज़ क्यू कार्ड। क्यू कार्ड आपको एक टॉपिक मिलेगा, उसके साथ 3-4 पॉइंट्स होंगे, जिसको आपको 1 मिनट में पॉइंट्स बनाने हैं और 2 मिनट तक उस पर लगातार बोलना है। कुछ भी हो सकता है, योर लास्ट ट्रिप टू एनी प्लेस, योर आइडल पर्सन, योर बेस्ट विजिट टू एनी रेस्टोरेंट, anything like that, your good experience, your bad experience of life, your first gift, your best birthday, like that, ठीक है। एंड जो थर्ड है वो है फॉलो अप क्वेश्चंस, जो भी आपका पार्ट 2 का क्यू कार्ड है, जैसे मान लीजिए पूछ लिया गया कि योर लास्ट ट्रिप टू एनी प्लेस, तो ये हो गया ट्रैवलिंग से रिलेटेड, तो पार्ट 3 में ट्रैवलिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है, ये सब रहेगा। अब स्पीकिंग की क्या टिप है? स्पीकिंग की देखिए जी, बहुत सारी टिप्स हैं। स्पीकिंग के अंदर भी बहुत प्रॉब्लम आ जाती है लोगों को, जिनकी इंग्लिश लोगों की बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छा कुछ बोलते हैं, मगर स्पीकिंग में सबसे पहली बात है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस अगर नहीं होगा तो आपको जितनी मर्जी इंग्लिश आती है उसका कोई फ़ायदा नहीं है। कॉन्फिडेंस होगा तो बहुत अच्छा होगा आपका। रिक्वायर बैंड स्कोर्स इन SPP कॉलेज कनाडा। मिस्टर पटेल जी, वैसे तो स्टूडेंट वीज़ा से रिलेटेड नहीं है ये, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि SPP कॉलेजेस के अंदर जो भी बैंड चाहिए, अगर +2 पास हो तो 6 बैंड, और हर एक में मिनिमम 5.5, और अगर ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए जाना चाहते हो तो 6.5 बैंड, नॉट लेस देन 6 बैंड। न्यूज़ आती है 5.5, 5 की मत कीजिएगा अप्लाई, रिजेक्शन आ जाएगी। तो अगर 12वीं पास हैं तो 6 बैंड लेके आइए, अगर ग्रेजुएट हो तो आप 6.5 बैंड लेकर के आइए। स्पीकिंग पे मूव ऑन करेंगे फिर से कि स्पीकिंग की टिप्स, सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। आपको कॉन्फिडेंस लेके आना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस कैसे लाया जाए? मिरर के सामने बोलिए। वेल, मिरर टेक्निक इज़, बोलते रहते हैं लोग कि मिरर टेक्निक कीजिए, मिरर टेक्निक कीजिए, मैं भी बोलता हूँ बहुत अच्छी चीज़ है मिरर टेक्निक, बट उसके अलावा मैं एक चीज़ बोलूँगा आपको कि रिकॉर्ड योर वॉइस। आप बुक लीजिए, क्वेश्चन को लीजिए, मोबाइल आपके पास, सबके पास होते हैं, मोबाइल फ़ोन सबके पास होते हैं, आप उसमें रिकॉर्डर ऑन कीजिए और रिकॉर्डिंग के अंदर जो है अपना आंसर बोलिए। उसके बाद उस आंसर को सुनिए, उस क्यू कार्ड को सुनिए, उस क्वेश्चन को, आंसर को सुनिए। यू आर योर बेस्ट टीचर। जब आप उस आंसर को सुनेंगे आप पता लगाएंगे कि हाँ, मैं यहाँ फंबल हो गया, मैं यहाँ पे थोड़ा अटका, मैं यहाँ पे थोड़ा सा हेजिटेट हुआ, यहाँ मेरी थोड़ी इंग्लिश गलत हुई। जब आप उसको लगाएंगे, आप उसको समझेंगे, नेक्स्ट टाइम आप उस पर वर्क ऑन करेंगे, आप बहुत अच्छे से, बढ़िया तरीके से उस पर कर लेंगे। तो रिकॉर्ड योर वॉइस, ये बहुत अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट टिप्स ये रहती हैं कि स्पीकिंग के अंदर कि जब भी एग्जामिनर के पास जाएं, अपना आई कांटेक्ट बना के रखना है आपने। जैसे मैं इस वक्त कैमरा की तरफ देख रहा हूँ, आपने ऐसे ही देख करके बोलना है, ठीक है। एग्जामिनर जो आपके सामने होगा वो आपके सामने नहीं देख रहा होगा, वो सिर्फ आपके भले के लिए, आपके अच्छे के लिए ही नहीं देख रहा आपके सामने, क्योंकि अगर कोई बंदा आपकी तरफ ऐसे देखता रहेगा तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। तो वो आपकी तरफ नहीं देख रहा, मगर मीनवाइल वो ज़रूर देखेगा 2-3 बार आपको बीच में, बट तो ये आपकी ड्यूटी है कि आपने 90 to 95% टाइम उसकी तरफ देखना है। हाँ, बीच में थोड़ी सी आइज़ को आप मूव ऑन कर सकते हैं ताकि वो थोड़ा नेचुरल लगे कि आप क्रैम नहीं कर रहे, आप आंसर ऑन द स्पॉट बना रहे हैं। तो आई कांटेक्ट एग्जामिनर की तरफ रखिए। नेक्स्ट आ जाता है आपका जेस्चर पोस्चर। क्या है? आपको बैठना देखिए कॉन्फिडेंस स्टाइल में, ठीक है। लोग ऐसे होते हैं ना जो इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हैं, सब कुछ अच्छा बोलते हैं, मगर उनका पोस्चर ही नहीं अच्छा, वो बैठे ही नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज के साथ हैं। तो वो चीज़ आपने नहीं रखनी, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज रखिए तो अच्छा रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट आ जाता है कि आंसर को एक्सप्लेन ज़्यादा कीजिए, आंसर की एक्सप्लेनेशन दीजिए। वो आपसे ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में वाई पूछे। जैसे अगर उसने पूछ लिया कि डू यू लाइक टू ट्रैवल, तो इसका सिंपल आंसर आप बोल देंगे यस आई लाइक टू ट्रैवल। नो, इसको एक्सप्लेन कीजिए, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग, आई लाइक टू विजिट मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेसेस विद माई फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड इट रिलैक्सेस मी, आई फील फ्रेश व्हेन एवर आई ट्रैवल, सो ऑल इन ऑल यस आई डू लाइक टू ट्रैवल। ये चीज़ कीजिए। क्वेश्चन को रिपीट मत कीजिए, जो क्वेश्चन पूछा आंसर वहीं से शुरू मत कीजिए, थोड़ा सा वेरिएशन लाइए क्वेश्चन के अंदर, राइट। एंड क्यू कार्ड के बारे में बात करूँगा कि क्यू कार्ड के अंदर 2 मिनट को कैसे पूरा करना है। आपने ऐसे पूरा करना है कि जब भी क्यू कार्ड मिला है तो पहले आप सीधा पॉइंट्स को मत कीजिए, क्योंकि वो पॉइंट्स 3-4 होंगे, कितने पॉइंट्स बना लेंगे, फिर वो 2 मिनट पूरे नहीं हो पाएंगे, फिर वो 1-1.25 मिनट में आपका ख़त्म हो जाएगा मैक्सिमम, और फिर उसके बाद आप फंबल करेंगे। तो 2 मिनट्स को कवर करने के लिए सबसे पहले स्टार्टिंग जब आप कर रहे हो तो क्यू कार्ड उस टॉपिक के बारे में बोलो। जैसे मान लीजिए योर लास्ट ट्रिप टू एनी प्लेस,
सबसे पहले ट्रैवलिंग के बारे में बोलिए। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग, आई हैव विजिटेड मैनी प्लेस इन माई लाइफ विद माई फैमिली एंड फ्रेंड्स, बट टुडे आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट अ प्लेस विच आई हैव विजिटेड लास्ट ईयर, एंड दैट प्लेस इज़ इन राजस्थान। ठीक है, ऐसे करके आप जब बोलेंगे तो आप 10-12 सेकंड वहाँ पे कट ऑफ कर लेंगे, आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। जब ये 10-12 सेकंड कट ऑफ कर लेंगे उसके बाद आइए नेक्स्ट। ठीक है, देखिए पॉइंट्स जितने भी सीरियल पॉइंट्स हैं उनको सबको सीरियल वाइज एक्सप्लेन कीजिए। ये नहीं कि सबसे पहले फर्स्ट कर दिया, फिर थर्ड कर दिया, फिर सेकंड कर दिया। सीरियल वाइज एक्सप्लेन कीजिए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए। ओके, एंड ये स्पीकिंग के बारे में रहेगा आपका थोड़ा। एंड जो भी पॉइंट्स हैं आपको ये देखना है कि उन 2 मिनट के अंदर आप वो सारे पॉइंट्स को कवर करें। ठीक है, नहीं तो एट द लास्ट यही होता है कि आप बोलते तो बहुत ज़्यादा हो मगर आप एक ही पॉइंट को बहुत लंबा खींच देते हैं, पर तब भी बैंड्स नहीं मिलेंगे। तो एग्जामिनर यही देख रहा है कि आप कितने टाइम, आप उस 2 मिनट के अंदर सारे पॉइंट्स को कवर कर रहे हो। तो आपने वो सारे कवर करने हैं पॉइंट्स, एंड ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की कोशिश कीजिए। ट्राई कीजिए कि वो आपको रोके, एग्जामिनर आपको स्टॉप करे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, या अगर आप रुक रहे हैं तो आप ये मेक श्योर कीजिए कि आप 1 मिनट 50 पे, 1 मिनट 55 पे, 56 पे, 1:56 पे ऐसे रुक रहे हो। अगर आप 1 मिनट पे रुक जाते हो, 1.25 मिनट पे रुक जाते हो, 1.5 मिनट पे रुक जाते हो, तो आपको एग्जामिनर बोलेगा ही कि प्लीज़ और बोलिए, तो वो एक थोड़ा नेगेटिव फीडबैक रहता है। नेक्स्ट आ जाता है कि जो भी क्वेश्चन है ये को पूछा जाता है कि क्या हम क्वेश्चन रिपीट करने को पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल पूछ सकते हो, बट ट्राई कीजिए कि अगर ना पूछें तो ज़्यादा अच्छा है, कि आप रिपीट ना करवाएं क्वेश्चन तो ज़्यादा अच्छा है। एक पॉजिटिव फीडबैक रहता है। पूछ तो सकते हो आप, मगर वो भी एक आधी बार, ये नहीं कि आप 5-6 क्वेश्चनों में पूछने लग जाएंगे, पार्डन मी प्लीज़, कैन यू प्लीज़ टेल मी अगेन, तो वो तो गलत रहेगा आपका। ठीक है, तो इंग्लिश को अच्छा रखिए अपना, वो सब कीजिए। और स्पीकिंग के अंदर फिर भी ये कहूँगा, फिर से वही जो राइटिंग में बात करें कि सिंपल रखो स्पीकिंग को, ज़्यादा हाई वर्ड्स यूज़ मत करो, क्योंकि अगर आप एक नॉर्मल इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन को भी देख लेंगे तो वो जब नॉर्मली इंग्लिश बोल रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो वो नॉर्मल वर्ड्स ही यूज़ करेंगे। वो कोई वहाँ डिबेट नहीं हो रही, आपकी कोई ऐसा चीज़ नहीं हो रही, आपका एक सिंपल जो है एक फॉर्मल टेस्ट चल रहा है, तो उस वक्त आपने नेचुरली बोलना है। अगर हम मुश्किल से मुश्किल वर्ड डालेंगे तो वो एग्जामिनर कहीं ना कहीं पता लगा लेगा कि आप ये रटा रटाया, आप बुकिश लैंग्वेज बोल रहे हो। तो बुकिश लैंग्वेज मत बोलिए। आंसर्स कई बार ऐसा होता है, देखो पार्ट 1 के जो क्वेश्चन हैं वो रिपीट ही होने हैं जो बुक में है, तो आप कई लोग क्या करते हैं, उनके आंसर्स रट जाते हैं, बुकिश लैंग्वेज रट जाते हैं, तो वो चीज़ को अवॉइड करो। आप आंसर को, आप सबसे पहले जब भी पढ़ रहे हैं क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन पढ़ने के बाद, तैयारी के वक्त बता रहा हूँ, प्रिपरेशन के वक्त, तो वो क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप उसका आंसर अपने मन में बनाइए। बनता है इट इज़ ओके, नहीं बनता तो आप वो आंसर पढ़ लो बुक में से, मगर उसके बाद उसका आंसर अपनी ही लैंग्वेज में बनाइए। उस क्वेश्चन को, उस आंसर को मत क्रैम करो। अगर करोगे तो एग्जामिनर्स आर वेरी स्मार्ट, वो समझ जाएंगे कि आपने जो है ये बुकिश लैंग्वेज बोली है, एंड देन ऑल्सो वो आपके पॉइंट्स काटेंगे। तो ये है दोस्तों स्पीकिंग के बारे में। तो लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, 9 बैंड्स होते हैं। हर एक कंट्री के अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। 6-6.5 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट तो मिनिमम रहती ही है हर कंट्री की, अगर आपने वहाँ जाना है पढ़ने के लिए। तो आइल्स जो है बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। ठीक है, चाहे एकेडमिक कर रहे हो या जीटी कर रहे हो, आइल्स फर्स्ट स्टेप है। आइल्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट चूज़ कीजिए, अच्छे तरह इसके ऐसे जो है तैयारी कीजिए, एंड जो भी आपका स्केड्यूल है उसमें से 4-1 घंटे ज़रूर दीजिए। और कोचिंग के लिए भी ये बोलूँगा कि अगर आप कोचिंग ले रहे हैं तो मॉक टेस्ट को बिल्कुल मत मिस कीजिए। होता है, हमारा भी इंस्टीट्यूट है, हम भी देखते हैं कि कई बार बच्चे जो है मंडे टू फ्राइडे तो आ रहे हैं, मगर सैटरडेज़ को मोस्टली मॉक टेस्ट होते हैं, तो मॉक टेस्ट ही मिस कर देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मॉक टेस्ट को बिल्कुल मत मिस करो, क्योंकि मॉक टेस्ट ही एग्ज़ाम फॉर्मेट है, वही में आपको एग्ज़ाम के तरीके एक टेस्ट होगा। अगर आप वो टेस्ट कर रहे होंगे उस टाइम तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मॉक टेस्ट को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। आप मॉक टेस्ट देंगे तो आपको अपना लेवल पता चलेगा कि क्या है, एंड अपनी वीकनेस को पकड़िए। ये नहीं कि आप बार बार पेपर देते जा रहे हो पर अपनी दुखती रग को, अपनी वीक पॉइंट को पकड़ ही नहीं पा रहे। तो पकड़िए कि रीडिंग में अगर प्रॉब्लम है तो किस में है,
राइटिंग में है तो किस चीज़ में है, स्पीकिंग या लिसनिंग में है तो किस चीज़ में आपकी प्रॉब्लम आ रही है, किस चीज़ में आ रही है तो स्पेसिफिक होना पड़ेगा आपको। तो उसकी डीप में जाके उनको, जैसे मान लीजिए रीडिंग में ट्रू फॉल्स में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो ट्रू फॉल्स को पकड़िए और फिर उन्हीं के ट्रू फॉल्स के ही एक अलग सेट ऑफ पैटर्न्स के कुछ 15-20 क्वेश्चन रोज़ कीजिए, अपने टीचर्स को बोलिए, नेट पर सर्च कीजिए, तो आपको इम्प्रूवमेंट ज़रूर मिलेगी। राइट फ्रेंड्स, तो ये था पूरा आयल्स के बारे में कि आयल्स एक तो है क्या, और आयल्स की एक जनरल टिप्स कि कैसे आपने रखना है लिसनिंग का, रीडिंग का, राइटिंग एंड स्पीकिंग का। रीडिंग के बारे में एक और बात कहना चाहूँगा कि टाइम वेस्ट मत करो एक क्वेश्चन के ऊपर। कई बार होता है हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, हमें उसका क्वेश्चन आंसर नहीं मिल रहा, तो आप उसके ऊपर टाइम वेस्ट मत कीजिए। अगर आपको 1 मिनट के अंदर आंसर मिल गया, 1-1.5 मिनट के अंदर, तो वो कर लो। नहीं मिला तो आप उस पर सर्कल करके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले जाओ। कई बार ये होता है कि हम जब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन इंटरलिंक्ड होते हैं, क्वेश्चन इंटरलिंक्ड है, आप जब नेक्स्ट पे जाएंगे तो हो सकता है आपको पिछले का आंसर साथ में इंटरलिंक्ड मिल जाए, बट हम मोस्टली क्या करते हैं, हम उसी पे लगे रहेंगे। हम इतना प्रेशर, इतना बर्डन क्रिएट कर लेते हैं अपने माइंड पे कि जब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं तो माइंड इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है, इतना टेंशन आ जाता है कि यार टाइम निकल रहा है, इतने क्वेश्चन पढ़ें, फिर नेक्स्ट भी नहीं मिलते क्वेश्चन। तो अगर एक क्वेश्चन नहीं मिला, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट पे चलिए, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। लिसनिंग में भी यही कहूँगा कि अगर एक क्वेश्चन सुनते हुए मिस हो गया आपका, अब आप कुछ नहीं कर सकते। अगर वो आपका मिस हो गया तो आप वही सोचते रहो, यार मिस हो गया, तो अगले भी मिस हो जाएंगे। तो अगर वो एक मिस हो गया तो उसके चक्कर में अगले 4-5 मत मिस कीजिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए अपना। लिसनिंग के वक्त बहुत ध्यान दीजिए, दिमाग में मुझे पता है बहुत सारे थॉट्स आते हैं, आप लिसनिंग कर रहे हो, कई बार ऐसा होता है कोई आउट ऑफ द बॉक्स कोई ऐसे ही थॉट्स आने लग जाते हैं लाइफ से रिलेटेड, बट उस पर आपने रखना है कि आप वो चीज़ ना आए। लिसनिंग में सिर्फ लिसनिंग पे कंसंट्रेशन कीजिए आप, ओके। हेडफोन्स को अच्छे से चेक करके पहनिए, वहाँ पर उनको अच्छे से वॉल्यूम को सेट कीजिए, एंड पेंसिल जो है बिल्कुल क्वेश्चन पेपर के ऊपर रखिए। कई बार ये होता है 2-3 आंसर्स इकट्ठे बोल जाता है, वो एक साथ बोल जाता है, तो उस वक्त आपको लिखने का टाइम नहीं मिलता, तो जल्दी जल्दी लिखे। कई बार होता है आप शॉर्ट फॉर्म्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो उसको यूएस से लिख लो, ओके। मगर ये ध्यान रखना है कि ये यूएस से लिखा है तो आंसर शीट में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिखना है, ये चीज़ का ध्यान देना है आपने, ठीक है। तो जल्दी लिखने का थोड़ा आप वो लगा सकते हैं। तो ये लिसनिंग का थोड़ा था। रीडिंग का मैंने आपको बता दिया कि टाइम वेस्ट मत कीजिए। रीडिंग के अंदर 3 पैसेज होते हैं, ठीक है। 3 पैसेज में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, तो आप एक, मैं आपको पैटर्न बता देता हूँ कि कैसे करना है। एक पैसेज कंप्लीट करके ही नेक्स्ट पैसेज पे आप जाइए, बिल्कुल नेक्स्ट पैसेज पे तभी जाइए एक पैसेज पे कंप्लीट करके। बट कई बार ये होता है, मैं आपको क्वेश्चन के फॉर्मेट बता देता हूँ कि आपको कैसे अटैम्प्ट करना चाहिए। एक पैसेज कंप्लीट करना है, नेक्स्ट पे जाना है। एक पैसेज में मान लीजिए 10-12 क्वेश्चन है, 12-15 क्वेश्चन हैं एक पैसेज के अंदर, अगर तो वो अलग अलग टाइप के हो सकता है, फिलअप्स भी हो सकता है ट्रू फॉल्स भी हो, हेडिंग्स भी हो। तो सबसे पहले अटैम्प्ट कीजिए, आप एक जनरल फॉर्मेट रख लो। सबसे पहले अटैम्प्ट करने हैं फिलअप्स। फिलअप्स जो है सबसे जल्दी मिल सकते हैं, आपको पूरी लाइन मिल जाती है। नेक्स्ट 1 वर्ड, 2 वर्ड्स, 3 वर्ड, 4 वर्ड्स जो भी हैं ये चीज़। उसके बाद मल्टीपल चॉइस, उसके बाद हेडिंग, एंड एट लास्ट ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स को लास्ट में रखिए एक पैसेज के करने के लिए। अगर मान लीजिए आपको सबसे पहले फिलअप्स रखा है, फिलअप्स है ही नहीं उस पैसेज में आए हैं 1 वर्ड और हेडिंग्स, मगर हेडिंग्स पहले दे दी उन्होंने 10 क्वेश्चंस, और 1 वर्ड 5 क्वेश्चन बाद में दिए हैं 15 क्वेश्चंस। तो पहले 1 वर्ड अटैम्प्ट कर लो, फिर हेडिंग्स के वक्त जाओ। क्योंकि ये होता है कि जब आप इस फॉर्मेट में जाएंगे, क्योंकि देखिए हेडिंग के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा पैसेज, ट्रू फॉल्स के लिए भी आपको पैसेज पढ़ना पड़ेगा, फिलअप्स के लिए आप कीवर्ड्स सर्च कर सकते हो कि ये कीवर्ड यहाँ है, ये कीवर्ड यहाँ है, जैसे ईयर हो गया या कुछ हो गया, या 1 वर्ड 2 वर्ड में भी कर सकते हो कि व्हेन, इन विच ईयर, तो आप वो ईयर सर्च कर सकते हो, बंदे का नाम देख सकते हो, कीवर्ड सर्च कर सकते हो। तो जब आप ये चीज़ें सर्च करेंगे फिलअप्स में, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट आप 1 वर्ड 2 वर्ड 3 वर्ड 4 वर्ड की तरफ जाएंगे तो आपको थोड़ा और आइडिया हो जाएगा। उसके बाद आप मल्टीपल चॉइस की तरफ आएंगे, आपको थोड़ा और आइडिया हो जाएगा। जब तक ऐसा आइडिया हो जाएगा, तो जब हेडिंग्स पे आएंगे आप, अगर उस वक्त हेडिंग्स हैं, तो आपको एक अच्छा आइडिया रहेगा कि हाँ यार ये मैंने पढ़ा है, तो मुझे लगता है इसकी हेडिंग ये होनी चाहिए, आपका टाइम बचेगा। एंड एट लास्ट जो ट्रू फॉल्स है, ट्रू फॉल्स के अंदर भी आपको तब ये होगा कि हाँ ये मैंने बात इस पैराग्राफ में, और आप राइट ऑन स्ट्राइक करेंगे, नहीं तो ऐसे तो ट्रू फॉल्स आपको सर्च करने पड़ेंगे सारा कुछ। जब हेलो मिस्टर जील पटेल, हाउ आर यू, तो आपको सर्च करना पड़ेगा सारा ये सब। तो ये चीज़ को आप सर्च कीजिए, राइट। तो फिलअप्स 1 वर्ड 2 वर्ड 3 वर्ड एंड 4 वर्ड, एंड आफ्टर दैट मल्टीपल चॉइस, एंड देन हेडिंग्स, एंड देन ट्रू फॉल्स। और ट्रू फॉल्स एंड में इसलिए भी कीजिए क्योंकि देखिए 3 आंसर्स हैं, ट्रू फॉल्स या नॉट गिवन, एंड एट लास्ट अगर आपके मिस भी हो रहे हैं तो 2-3 हो रहे हैं। अगर आप उस वक्त
थोड़ा सा देख के तुक्का भी मारते हैं तो हो सकता है 33% चांस है कि आपका सही हो जाए, मगर फिलिप्स के अंदर आप चांस नहीं ले सकते, 1 वर्ड 2 वर्ड 3 वर्ड में आप नहीं कर सकते। ओके, आई एम नॉट एबल टू स्कोर इन आइल्स रीडिंग। मिस्टर पटेल, मैंने आपको बताया, जैसे आप इस वीडियो को तो बाद में भी देखिएगा कि रीडिंग को इम्प्रूव करना है तो टाइम मैनेजमेंट लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी रीडिंग इम्प्रूव होगी। रीडिंग की टिप्स मोस्टली यही रहती हैं कि आप पैसेज को समझिए, ठीक है, क्वेश्चंस पहले पढ़िए, उसके बाद पैसेज पे जाइए, एंड जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, अब आपकी रीडिंग इम्प्रूव नहीं हो रही तो वो रीडिंग इम्प्रूव अगर नहीं स्कोर कर पा रहे तो आप किसी एक टाइप के क्वेश्चंस में नहीं स्कोर कर पा रहे होंगे। तो पहले ये जानिए कि आप किन क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आ रही है। आपको ये देखना होगा कि जैसे आप मॉक टेस्ट दीजिए, आप 2-3 मॉक टेस्ट दीजिए, तो उसमें देखिए कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस किस टाइप के गलत हो रहे हैं, ट्रू फॉल्स हो रहे हैं, हेडिंग्स हो रहे हैं, क्या हो रहा है गलत, फिलअप्स हो रहे हैं, 1 वर्ड 2 वर्ड 3 वर्ड 4 वर्ड, क्या गलत हो रहे हैं आपके। तो वो जो गलत हो रहे हैं, फिर उन सेट के फॉर्मेट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए आप। जब आप वो प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, तो मेरी ये उम्मीद है, मेरा ये मानना है, मेरा दावा है कि आप नेक्स्ट टाइम जब भी आइल्स का पेपर देंगे, रीडिंग में आप जब जाएंगे तो आप ज़रूर इम्प्रूव करेंगे। एंड रीडिंग के वक्त एक प्रेशर मत कीजिए, क्योंकि रीडिंग मुझे पता है थोड़ा सा प्रेशर आता है माइंड के ऊपर रीडिंग करते हुए, और थोड़ा सा बोरिंग भी हो जाता है। तो रीडिंग को थोड़ा सा अच्छे से रखें आप, ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड से करें। और अगर टाइम वेस्ट, अगर एक क्वेश्चन नहीं मिल रहा, मैंने आपको बताया, तो मूव ऑन कर दो नेक्स्ट के ऊपर, ठीक है। एक क्वेश्चन के ऊपर टिको मत,